विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह जी, सभी संकाय अध्यक्ष, शिक्षक, प्रिय विद्यार्थियों, उपस्थित सभी अतिथिगण, श्रीमती विनीता यादव, रजिस्ट्रार, देवी और सज्जन, मुझे खुशी है कि ये कक्षा में से 20 करोड़ रुपये का सही उपयोग करके आज इसका उद्घाटन था। आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक रुपया भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। जो कोई हम काम कर रहे हैं ये स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, छात्रों के लिए कर रहे हैं, और छात्रों के लिए जो सुविधा बने ये शानदार होनी चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। भवन बने तो एक भवन में क्या होने वाला है, कौन से विषय सिखाने वाले, वहाँ लैब होगी, मटीरियल के लिए कोई जगह होगी, सफाई के लिए पानी की जरूरत होती है तो उसकी भी जरूरत है। ऐसे सब सोच कर ही प्रयोगशाला का निर्माण करना चाहिए, तो ही स्टूडेंट और अध्यापक लैबाशिष ये सब काम कर सकेंगे और स्टूडेंट्स को सिखा सकेंगे। लैब में तो ज्यादातर स्टूडेंट अपने हाथों से काम करें, स्वयं प्रयोग करें, कोई निर्देश दे कि अभी ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वयं विद्यार्थी प्रयोग करे और सीखे, ये इसका मतलब होता है। राज्य भवनों के लिए देती है, प्रयोगशाला के लिए देती है, स्टूडेंट्स को मोबाइल वगैरह चाहिए तो उसके लिए देती है, हॉस्टल में जो भी जरूरी चीजें हैं वो भी देती है, फ्री शिप भी देती है। लेकिन इसका सही उपयोग स्टूडेंट पर अपने तरीके से करे, इसके माध्यम से सीखे, और सबसे अच्छा ये है स्टूडेंट्स को रेगुलर सही से अपने पेपर की ध्यान में आकर, लैब में जाकर, क्लासरूम में जाकर शांति से बैठकर पढ़ना चाहिए। इसमें करना है और इसी वजह से मैं एक बात मेरी करूं, क्या करते हैं हमारे विद्यार्थी। मैं गुजरात में भी 12वीं कक्षा का साइंस का रिजल्ट 11 मई को दे देते थे। इसके बाद 10वीं कक्षा का रिजल्ट जून महीने में मिलता था, और 1 जनवरी करने के लिए मैं सुबह में अहमदाबाद से निकलकर बड़ौदा पहुंची। बीच में वहां का पीएम का फोन आया, 3 परिवार गेट पर खड़े हैं, आपके इंतजार में हैं और हाथ में मिट्टी का तेल लेकर खड़े हैं और आत्महत्या करने के लिए प्रयास कर। मैंने कहा उनको बोलो आत्महत्या करनी है तो मुझे मिलने के बाद करें, मुझे मिलने के बाद करें। तब तक पुलिस की कस्टडी में रखा। मैं पहुंची, समय पे रिजल्ट डिक्लेयर किया। इसके बाद मैं डीएम की ऑफिस में गई और ये 3 परिवारों को बुलाया। जैसे ही अंदर आए, क्या एक साथ 4 लोग भर गए हो ना, ऐसा रिजल्ट था। मैं भी डर गई, क्या ये बच्चों का पेपर सही ढंग से जांच नहीं होगी कि जिसकी वजह से इतना मदर फादर रो रहे। फिर मैंने पूछा सब कुछ, कहाँ पढ़ते थे,
ऐसा सारा कुछ। लेकिन मैं तो सालों से इसमें काम करती हूँ। तो मैंने उनकी स्कूल का नाम पूछ लिया, बस कौन से स्कूल में बच्चे पढ़ते थे इतना मुझे बता दिया। इन लोगों ने मुझे बताया। मैं वापस चली, मेरी ऑफिस को फोन किया कि आप ए स्कूल में जाइए, अहमदाबाद में थी, और वहां जाकर 10वीं का रिजल्ट लाइए, 11वीं कक्षा का रिजल्ट लाइए, 12वीं कक्षा का रिजल्ट लाइए, प्रीलिम का रिजल्ट लाइए, और जो उनको रिजल्ट दिया है ना, रिजल्ट कार्ड, ये भी स्कूल के पास से कलेक्ट करिए, और मैं आऊँ उसके पहले मेरी ऑफिस में पहुंचा। मैंने परिवार को कहा था कि भाई साइंस के पेपर तो हम लोग दिखा देते, बता दें, फॉर्म भर दीजिए, हम चेक करवाएंगे। यदि सही ढंग से कोई अध्यापक ने, शिक्षक ने नहीं जांच की है, नियम नहीं है, फिर भी मैं देखूंगी कि सही ढंग से नहीं जांच किया है, तो मैं फिर से आउट ऑफ ऑर्डर जाकर आपका पेपर फिर से मैं जांच करवाऊंगा। अभी पेपर आए मेरे पास, और सबसे पहले बोर्ड को बता दिया, ये 3 लड़का का जो पेपर है, ये पेपर पहले फर्स्ट अटेम्प्ट उसको बुला लो, और आप खुद उपस्थित रहो वहां। मैं गांधीनगर ऑफिस में भी वे लोग वहां पहुंचे, पेपर डिस्प्ले किया था सब वहां, और जिसको लाना है वो साथ में लेकर आइए। ट्यूशन वाला हो तो उसको भी साथ में लाइए, स्कूल के टीचर को भी साथ में लाइए, आपके मदर फादर को भी साथ में लाइए, जितने लोग आए सब लोगों को लेकर आओ। क्या हुआ बताया आपको? जैसे ही पेपर हाथ में आया मदर फादर ट्यूशन वाला को पास, बच्चों को एक लाख मारते हुए, क्या ऐसा लिखा है अंदर? ऐसा लिखा है अंदर? चकला चकली की बात है, लिखी थी चकला चकली, और घर पर जाकर कहते हैं इतना सुंदर पेपर लिखा है कि 100 में से 80 मार्क्स आ गए। बोलने को कितना फिर मैंने सूचना की कि उनको भेजो भाई ऑफिस पेपर भिजवा दीजिए आप लोग, लेकिन मेरी ऑफिस में आने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी मैंने कहा कि नहीं, आना ही पड़ेगा। आए, मैंने पूछा क्या आपने मुझे जो उसका कार्ड दिया है ना, रिजल्ट कार्ड, और मैंने जो स्कूल में से रिजल्ट कार्ड इकट्ठा किया, ये ओरिजिनल है और ये आपके बेटे ने सुधार करके आपके सामने रखा है। कार्ड में सुधार 07 मार्क्स, तो आगे 7 कर दिया, 77 करिए। तो ये स्थिति है, और इसी वजह से मैं बार बार यूनिवर्सिटी को कहती हूँ, बोर्ड में भी जो लोग हैं उनको भी बोलती हूँ कि आप डिस्प्ले कर दीजिए सभी बच्चों का पेपर, देख लीजिए आपका पेपर। तो 2 तरीके से उस पर दबाव आएगा, तो अध्यापक ध्यान से देखेगा, पढ़कर मार्क्स देगा क्योंकि सब ओपन होने वाला है, और दूसरा पेरेंट्स को पता चलेगा कि भाई हमारा ही खामी है, कमी है, क्या करें हम। चक्कर लगाते हैं बाहर, पढ़ना नहीं, और बेचारे माता पिता मजूरी करके पैसे इकट्ठा करते हैं और आपकी फीस देते हैं, आपको जो चाहिए वो लेकर आ सकते। लेकिन 8-10% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको पढ़ना नहीं, दूसरों को बिगाड़ना है और हड़ताल पर बैठ जाना है। आप सोचकर आगे बढ़िए, सोचकर आगे बढ़िए। जब रिजल्ट आता है, गुजरात में आता था साइंस का, कितने किचोलियों बीच में आ जाते थे। आप 5000 रुपया दीजिए, हम मार्क्स पढ़ाएंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अहमदाबाद में लॉ गार्डन है,
इसमें सब इकट्ठे होते थे। लॉ गार्डन, लोग उसको लव गार्डन कहते थे क्योंकि ज्यादातर वहां बैठे रहते थे। हाँ लॉ गार्डन, लेकिन बोलते थे लव गार्डन। जब भी जो ना 15, 20, 25 बच्चे लड़कियों के साथ बैठे रहे। और इसके बाद हम लोगों ने पुलिस रखी। स्कूल और कॉलेज के समय पे अंदर कोई नहीं आना चाहिए सिवाय के वृद्धजन। ये करना पड़ता है सरकारों को, क्योंकि हम भी आपका भविष्य देखते हैं, हमें देश का भविष्य देखना है। और हम लोग ऐसे स्थिति में आप लोगों को छोड़ देंगे तो देश का भविष्य कैसा होगा। तो मैंने क्या किया, अच्छे अच्छे भाषण चलते थे लॉ गार्डन, ये करेंगे, पैसे दे 5-5 हजार पर पर्सन और 10-15 हजार लोग वहां इकट्ठे होते थे, पैसे देते थे उनको। अब मुझे तो पता था कि सब होने वाला है भविष्य, रिजल्ट के पहले। तो लॉ गार्डन में हम 8-10 अधिकारियों खड़ा करते थे, उनको पता ही नहीं था कि हमारे आसपास कौन घूम रहा है और इसमें कौन काम कर रहा है। और एक कहता है कि मैं आपका रिजल्ट बदला दूंगा इतना, तो उसकी लिस्ट बनाई। और साथ में जैसे रिजल्ट आया, 1 वीक के बाद विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे चेकिंग के लिए, वो दिन हम ओपन कर देते थे, आइए और चेक करिए। जैसा पहले 100-150 लोग आते हैं, अपना पेपर देखकर जाते हैं, तो लॉ गार्डन में जाकर 5,000 रुपया वापस करो की बात करते थे। 4 दिन में लॉ गार्डन खाली, कोई बचा नहीं। 1 साल किया, दूसरी साल सब कुछ बंद हो गया। तो सरकारों को भी सजाग रहना पड़ता है, क्योंकि जो समय पे नहीं आएंगे, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे और उस पढ़ेंगे नहीं, तो वो ही करना पड़ता है और फिर हड़ताल पर बैठ जाए। आपके यहाँ ये हुआ था, डीसी ने मुझे बताया, मैंने कहा हिम्मत मत खाओ, पेपर बताओ बस, और कैसे करना पेपर दिखा दो क्या लिखा, और इसमें कोई आपत्ति है तो आप पर्सनली देखिए। ऐसा ही गांधी जी के नाम पर स्कूलें चलती थी, एजुकेशन। वैसे ही एक दिन में जहां पेपर जांच होता था, वहां एक दिन पहुंच गई सरप्राइज, और मैंने पेपर मांगे, जरा दिखाइए क्या क्या क्या। 8-10 पेपर मैंने देखा, सभी पेपर में सबसे लास्ट पेज पर लाल स्याही से नंबर लिखा हुआ, और कैसे पता न चली इसलिए कि विनीता बहन ने 25,650 रुपया मित्र के पास से लिया। अब ये 25,650 है क्या? नंबर, स्टूडेंट्स का नंबर, रोल नंबर, तो पता चलेगा कि ये मेरी कॉलेज का है, ये मेरी स्कूल का है, तो उनको ज्यादा नहीं मिलेगा। ये ध्यान में आया। और फिर मैंने पेपर पढ़ा, और जब तो मैंने कहा कि आप आइए, आपने पेपर जांच की? हाँ। मैंने कहा जब पढ़कर बताइए मुझे, पढ़कर बताइए क्या लिखा है। पढ़ नहीं पाएंगे तो मैंने कहा आपने 87 मार्क्स दिया, कौन से आधार पर दिया है मुझे बताओ। फिर मेरे साथ डीओ एजुकेशन ऑफिसर, मैंने सबको 50 लोग थे, मैंने सबको इकट्ठा किया और ये कहा देखो आपने अंदर गड़बड़ियां की है और लाल सही से आपने पेपर की जांच की। फ्रंट पेज पर
आपने कुल टोटल लिखा हुआ है और प्रश्न 1 पर सामने लिखा है, ये लिखा है। अब आप फिर से पेपर जांच करो, पेपर फिर से जांच करो और सही मार्क्स ब्लू साइज से लिखो वहां जहां लाल लिख रहा है इसके सामने ब्लू पेन से लिखो। यदि इसमें गड़बड़ी आई तो नौकरी गई, समझ कर तो रखा। पेपर की जांच फिर से हुई, 87 का 07 हो गया। तो ऐसी तो जांच भी होती है। फिर क्या हुआ, कई स्टूडेंट नापास हो गए, गाली उनकी स्कूल है तो सीएम को फरियाद करी मेरे बारे में, नरेंद्र मोदी को फरियाद करी कि आनंदीबेन पटेल हमारे स्टूडेंट्स को नापास कर रही है। अभी हमारी यही था कैबिनेट थी, अब समझो कैसा होता है। मैंने कैबिनेट में ये बात करी कि सर ऐसा हुआ, उन्होंने तुरंत बोला आनंद में एक काम करो, पेपर मिलेंगे मुझे, हाँ मिलेंगे, अलग कर देंगे, क्योंकि 3 बजे वो सभी गांधीवादी मुझे मिलने के लिए आ जाते हैं, आपके बारे में फरियाद करने के लिए आ जाते हैं। ये जो मैं भेज दी सब पेपर मैंने भेजा सीएम ऑफिस में। 3 बजे पूरी टोली आ गई, खाड़ी के कपड़े, टाइट कपड़े पहन कर, और एक को सभी को पेपर हाथ में दे दिया। अब किसी की हिम्मत नहीं थी मोदी साहब के सामने देखने की। 10-15 मिनट चला, फिर साहब ने एक ही प्रश्न पूछा, कुछ कहना है मुझे? तो बोले कि ना कुछ नहीं। क्या हुआ होगा विचार करो। तो ये है एजुकेशन, यही है स्टूडेंट्स की मनोविज्ञान जरा जान। घर में कहना है कि मैं तो इतना होशियार हूँ, मुझे इतना मार्क्स मिल रहा है, लेकिन अभिभावक को भी स्कूल में जाना चाहिए, कॉलेजों में आना चाहिए, यूनिवर्सिटी में आना चाहिए और मूल लोगों को मिलना चाहिए कि मुझे असल क्या है बताओ। तब पता चलेगा कि हमारा बेटा या बेटी कौन से रास्ते पर चल रहा है। तो ये 2-3 उदाहरण मैंने बताया आपको। डरो मत, आप तो सही है तो डरो मत, अध्यापक सही है तो डरो मत, स्टूडेंट सही है तो डरो मत, अच्छा काम करते हैं। शिस्तबद्ध तरीके से कॉलेज हो, प्राइमरी स्कूल हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ठीक ढंग से सब कुछ चलना चाहिए, क्योंकि देश का आधार आपका है। देश को आगे बढ़ाना है, ये आपके हाथ में है। बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेहनत करते हैं सब लोग, आपके लिए मेहनत करते हैं। कंपनियों को बुलाते हैं, कहते हैं कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। विदेशों में जाकर वैसे घूमने के लिए नहीं जाते, लेकिन जहां भी डायरेक्ट टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कैसे करें और इसका लाभ भारत के हमारे छात्र। अभी आप लोगों ने बताओ, आपके लिए हम कितना परिश्रम कर रहे हैं देखो। आज हम देख रहे हैं कि युद्ध और संकटों ने केवल सीमाओं को ही नहीं बल्कि हमारी रसोई से लेकर उद्योग तक की हर जरूरत को प्रभावित किया है। तेल से लेकर अनाज तक और चीज से लेकर चेन तक दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला ने हमें यह सिखाया है कि आत्मनिर्भरता और विकल्प नहीं है, आवश्यकता है। अब तो पता चलता है ना क्या स्थिति बन रही है पूरे विश्व में। जहां से वे तेल लाते थे अब बंद हो गए। ऐसे समय में भारत ने केवल परिस्थितियों का सामना नहीं किया बल्कि
उन्हें अवसर में बदलने का साहस भी सिखाया, साहस दिखाया। आज तकनीक के क्षेत्र में हमारे देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है वह अभूतपूर्व है। सेमीकंडक्टर चीप जो कभी हमारे लिए आयात की निर्भरता का प्रतीक थी, आज वही आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का आधार बन रही है। आगे नहीं अब ऐसा काम कैसे हो जाएगा? जब नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उसके मन में एक चलता था कि एक बार ये हमारे यहाँ गुजरात में आना चाहिए, हम खुद बनाएंगे। और इसके लिए उसी समय में राजस्व मंत्री थी, मुझे कहा अहमदाबाद से 50-60 किलोमीटर सारण नाम का एक सिटी है, सारण में आप 50,000 एकड़ जमीन का संपादन करो। पता नहीं चला 50,000 एकड़ जमीन का संपादन क्यों करना है, लेकिन ये सोच थी 2010 में। प्लॉटिंग हुआ, सभी सुविधाएं, रोड बना दिया, अंडरग्राउंड वो बना दिया, लाइट चली गई, पानी गया, सब कुछ गया, सब प्लॉटिंग हो गया। वो ही प्लॉटिंग पर 2021 में सेमीकंडक्टर का हाथ में शुरू किया। 2021 सोच कब थी? 21 साल 21 में, और अभी 15 दिन के पहले इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन काम चालू। तो दीर्घदृष्टि भारत को क्या क्या जरूरत है, उसी समय तो गुजरात में थे, फिर भी देश के लिए सोचते थे तो देश में ही होना चाहिए। और देश में कौन करेगा तो गुजरात में हम करें, दिशा दे देश को, ये वहां से शुरू हुआ था। ऐसा ही एक काम था कांग्रेस के समय में। नर्मदा का पानी 1 मिलियन फीट पानी कच्छ को पहुंचा था, लेकिन कांग्रेस के शासन ने बंद कर दिया कि कभी नहीं पहुंच सकता है, कभी नहीं पहुंच सकता। हाइट पर नरेंद्र भाई अटके विदेशों से आया किया लोगों को, आइए हमें बताइए कौन सी टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करें कि जिसकी वजह से वहां पानी पहुंचे, क्योंकि रिजर्व पानी था। अनेक लोग आए, सब सर्वे कर दिया, और सर्वे करने के बाद इतना खर्च होगा, टेंडर निकले, काम शुरू हुआ, और कच्छ में पानी पहुंच है कभी। तो ये पढ़ाई का विषय भी है, कमिटमेंट का है, समस्या क्या है, ये समस्या का समाधान करने के लिए पता है कि ये समस्या आने वाली है, तो आज से क्यों नहीं सोचते, आज से क्यों नहीं सोचते। आज मुझे इधर आना था, 9 बजे टेक ऑफ था, मैं तैयार थी, सूचना आई टेक्निकल 1 घंटा लगे। मैंने पूछा क्या आप लोग 9 बजे ही वहां जाकर खड़े रहते हो? आधा घंटा 1 घंटा पहले जाकर हेलीकॉप्टर ठीक ढंग से है कि नहीं है वो सारा देख पड़ता है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इंजीनियर है, क्या करता है आपका इंजीनियर? लेकिन नहीं, 9 बजे टेक ऑफ है, 8:50 को पहुंचो, पता चलिए ये क्या हो रहा है, आपको 3 घंटा दिखाया। मुझे तो बुरा लगता है, करूं क्या। और इसी वजह से मैंने हमारे एडीसी को बोल दिया कि आज के बाद कभी भी मुझे ऐसे साधन का उपयोग नहीं करना है, सड़क अच्छी चलिए सब। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में गुजरात में सारण में स्थापित सेमीकंडक्टर प्लांट औद्योगिक परियोजना भारत की तकनीकी आत्मविश्वास का उद्घोष, वह भविष्य के भारत का डिजिटल हृदय है, जहां से नवाचार की धड़कन पूरे विश्व में गूंजेगी।
एक है कमिटमेंट और भारत को कैसे आगे बढ़ाना। अभी और 100 जन भवन उत्तर प्रदेश की पहल पर भी विगत दिनों डॉक्टर अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय एवं सीमेंस कंपनी के मध्य हुए समझौते के तहत सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन, ऑटोमेशन एवं सिमुलेशन जैसे क्षेत्रों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी, जिसके अंतर्गत लगभग 200 शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा और इनके द्वारा हजारों विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। पूरा खर्च सीमेंस कंपनी उठाएगी। और इसमें अध्यापकों को तैयार रहना पड़ेगा, जहां बुलाएंगे वहां जाना पड़ेगा आपको, और ऐसे अध्यापक ढूंढो कि जिसका एक तो ट्रांसफर लेके दूसरी जगह ना जाए, दूसरा उम्र कम हो, जिसकी वजह 30 साल तक 20 साल तक उसका लाभ मिलता है यूनिवर्सिटी या तो कॉलेज में। ये रिटायर्ड के एज पर आएगा तो जाएगा वहां तो जाओ क्या जाओ, क्यों जा रहा है? 2 साल के बाद तो रिटायर होने वाले हो, आपका लाभ कहाँ मिलेगा? तो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और मैंने उसको एकेडीयू को कहा सबकी उम्र चाहिए मुझे जो 200 लोग है, वैसे नहीं गई 56 60 के वो आ गए और मैं पढ़ने के लिए जाऊँ। 21वीं सदी का भारत अब केवल परिवर्तन का दर्शक नहीं है, वह परिवर्तन का नेतृत्व करता बन गया है। हमारी नीतियां केवल आज के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले दशकों के लिए टेक्नोलॉजी और एनर्जी सिक्योरिटी की मजबूत नींव रखी हुई है। आज जब दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है, भारत और ऊर्जा के लेकर ग्रीन हाइड्रोजन तक हर क्षेत्र में नई दिशा दिखा। कानपुर IIT ग्रीन हाइड्रोजन बना रही है। विकल्प आपके पास भंडार बहुत बड़ा हमारे नहीं चाहिए, हमको ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे और उसका उपयोग करेंगे। ये चल रहा है। कई लोगों को 40 करोड़, किसी को 50 करोड़, किसी को दे रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए। यह युग हमें संदेश दे रहा है कि राष्ट्र समाज के साथ नहीं चलता, वह पीछे छूट जाता है, और जो राष्ट्र समाज को दिशा देता है वही इतिहास रचता है। आज भारत इतिहास रचने के उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ हर निर्णय, हर नीति, हर प्रयास एक नए युग का शिलालेख बना है। उनके एक काम है, हमारे पास ज्ञान तो है नहीं, ऐसा है कि आज विमान राइट ब्रदर्स ने किया, हकीकत में किसने किया था? ऋषि मुनियों ने। एक ज्ञान था उसी समय, मतलब हमारे पास ज्ञान है ही, इसका उपयोग सही तरीके से होगा तो मुझे लगता है अच्छा काम होगा। जो काम यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने किया है, मंदिर है, हनुमान चालीसा पढ़ना होता है, दूसरा काम मत करो। दोनों के एक काम सही है कि एक काम सही है। आज मेरा मकसद प्रयागराज आने का, और मित्रों हमें कल मैं न्यूज सुनती थी, शायद तमिलनाडु का बता रहे थे या तो पता नहीं किसका बता रहे थे, 40,000 लड़कियों, 40,000 पॉक्सो एक्ट लगा है। 40,000 चल पड़ा तो भाग गई है, लड़का उसको भगा कर
अरे देश निकलो तो पढ़ना है, अंडर 18 है, 15-16 साल की लड़कियां, बताए नहीं जिंदगी क्या है, जीवन क्या है। भागे पकड़े, अब रो रहे, बैठ रहे। एक पॉक्सो एक्ट के बच्चे, लड़के लड़कियां आपके यहाँ भी रह रही है, उसको मिलने के लिए और उनको क्या व्यवस्था दी जाए जिसकी वजह से अगला जीवन को सही ढंग से बिता, इसके लिए मेरा प्रयास है। लखनऊ में शुरू हुआ, AKTU इसके साथ जुड़ा, कानपुर यूनिवर्सिटी कानपुर में जुड़ रही है, अलग अलग प्रकार के ये लोगों को सिखा रहे हैं। 10वीं है तो 10वीं की एग्जाम दिला रहे हैं, 12वीं है तो 12वीं की तैयारी हो तो एग्जाम दिला रहे हैं। काशी में जाकर आई, काशी में वही स्थिति, और मथुरा। आज प्रयागराज में इसी वजह से ये कार्यक्रम और इसके साथ में नहीं जोड़ा। ये तो जीवन को ध्यान में तो रखना चाहिए। मान लो कोई लड़की के साथ प्रेम है, लड़की को लड़के के साथ प्रेम है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि भाग जाना। आपका सच्चा प्रेम है, सच्चा प्रेम तो रुको 5 साल तक, 5 साल जल्दी क्या है, पैसे तो भेजे, क्या खिलाओगे उसको? वो भी जेल में है, वो भी जेल में। क्या पाया, क्या खोया? अब न मां लेने के लिए तैयार है, न ससुराल, बीच में लड़के हुए हैं। लेकिन हमें मदद करनी चाहिए। अभी एहसास करते हैं कि गलत किया, और इसी वजह से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, अध्यापक ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर दे रहे हैं, ये सिखा रहे हैं। ये 4 जनपदों में ये काम शुरू हो चुका है। इसमें से कई लड़कियां जो निराश्रित थे, छोड़ दिया बच्चों को, ये भी इसमें ये राजभवन में मैंने दाखिल करवाया है, वहां आकर पढ़ती थी। सुबह में 8 बजे आती, 2 बजे चले जाती, और हर रविवार को 40 बच्ची आती है। उनको जूडो सिखाते हैं, उनको व्यंजन बनाने के लिए सिखाते हैं, अलग प्रकार की प्रवृत्ति उनको सिखाते हैं, भविष्य में उसको खाना। तो ये जो है ना, ये अखिलेश जी मेरे साथ आएंगे और आपको वहां या तो इधर से ऐसे बच्चों को, ऐसी लड़कियों को, ऐसे लड़कों को पढ़ाने का काम करना है, सही गाइड करना है। गलती हो गई, दूसरी बार मत करना, भूल जाओ, आगे बढ़ो, पढ़ो। जहाँ अच्छे लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनको अग्निवीर की ट्रेनिंग दे रहा है, वो इसमें जा रहा है। हमारी पुलिस मेरे साथ जो है ना, उनको भी जोड़ा है, तो जाओ सिखाओ, पुलिस में भर्ती हो, कांस्टेबल में भर्ती हो सकती है। तो ये काम हो रहा है। तो हम तो बैठे नहीं रहते, कोई ऐसा आता है तो जरा डांट भी पड़ती, क्या किया, क्यों नहीं होता। समय पे काम करना, रिजल्ट देना,
ये जो पढ़े लिखे लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ये मजदूर तो करता है, ये बता दिए कि बनाना है, इतने समय में तैयार होना है, तो वो कितनी मजदूरी करता है आपके लिए, हमारे लिए। ये बैठता नहीं है, क्योंकि उनको ये भी पता है कि यदि नहीं करेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, बच्चे क्या खाएंगे। और समय पे बंद करना है, पूरा करना है, ये जिम्मेवारी कितना है। तो ये है मजदूर, ये है खड़े हुए। ईश्वर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहिए। सफाई क्यों हम लोगों के पास बताते, हम स्वयं नहीं कर सकते। मैं हॉस्पिटल देखती हूँ आप लोगों को, ऊपर वो लटकते हैं, क्या बोलते हैं, जाले, क्या आप नहीं कर सकते? अपना रूम की तो सफाई करो। लड़कियां के रूम देखो तो ओढ़ने का सही ढंग से बंद करके रखो, जूते ठीक ढंग से, कपड़े तरफ लटकाया होगा। लड़का के रूम देखो, एक जूतू इधर, एक जूतू इधर। जो ओढ़ने का है वो कहाँ है पता नहीं। कपड़े धोते हैं तो मार न करते हैं मशीन की। अरे हाथ से धो भाई, हमारे हाथ का तो बेचारे और करते हैं। जरा सफाई का ध्यान रखिए। ड्रग्स, दारू की बोतल, ये हॉस्टल के पीछे से अध्यापकों को देखना चाहिए। ये टोमेटो बाहर से आता है, बंद करा। हॉस्टल में जो भोजन बनता है वो ही खाइए, बाहर से कुछ नहीं आना चाहिए कि आपको ये शुद्ध है पता है। आपकी यूनिवर्सिटी है, अब कल एचवीटीयू का फूड का कोई विषय मेरे सामने रखते थे, मैंने इतना ही पूछा आपके हॉस्टल में पनीर आता है? तो हाँ, पनीर का कभी विश्लेषण किया है? आपके पास ये है साधन, करो तो सही। क्या जहर खा रहे हो? जहर खा रहे हो, दूध में मिलावट, पनीर में मिलावट, सब। और मिलावट वाला आपको अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, और जो हॉस्टल में बनता है वो ठीक नहीं लगता है। ये तो हमारी मानसिकता है। मैं आप सबको अपील करती हूँ, बंद करिए सब कुछ। और मैंने उसको बोल दिया, टेक्नोलॉजी विभाग मुझे स्टडी करके बताया, गुजरात में सभी रेस्टोरेंट बंद हो गए, ताला लगाया, क्योंकि पनीर वहां से लाते। केमिकल का कितना उपयोग इसमें होता है पता नहीं आप लोगों को। ये करते पता होने के बाद भी आप पनीर, सब में पनीर, और पनीर तो चाहिए, क्योंकि रिसर्चर कहते हैं कि पनीर खाओगे तो आयरन बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। लेकिन ये नहीं कहते कि कैंसर होगा, जल्दी मर जाओगे, ये नहीं कहते। शुद्ध पनीर हो, घर की गाय का बनाया हुआ हो तो जरूर खाइए। दारू मत पीजिए मित्रों, दारू बोतलें पकड़ी है लोगों ने। हॉस्टल, दो हॉस्टल बीच में वही, इसने उधर बैठा, इसने उधर बैठा, क्या सीन है। और एक यूनिवर्सिटी में तो ऐसा पकड़ा, गाड़ी आई ये जोमेटो लेकर, इसमें ही ट्रक, इसमें ही ट्रक। आपको भारत का भविष्य को सिंसियरली लीजिए, अपना जीवन को स्वस्थ शुद्ध बनाइए, ज्ञान अच्छा प्राप्त करिए, और देश की सेवा और देश को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास।
हर संभव है। जीवन में गलतियां मत करिए, चारित्रशील बनिए। जहां भी जाओ करप्शन मत करिए, करप्शन मत करिए, मात्र काम करिए। ऐसे संकल्प आपके जीवन में होगा, आपका जीवन राममय होगा, राम। तो यही आज का ये मेरा काम था, काफी समय से, ताकि ये दीक्षांत समारोह में बोलना था, लेकिन आपने मुझे पहले ही बता दिया, तो मैंने अवसर प्राप्त कर लिया। सबसे पहले आपके यहाँ से शुरू किया। गंगा जी का पानी लेकर सबके हाथ में पानी रखवाकर शपथ करवाइए कि मैं न दारू पीऊंगी, न मैं भोग खाऊंगा, न ये करूंगा, कभी मैं गलती नहीं करूंगा। शपथ जिंदगी तक धन्यवाद।